नमस्कार, मेरा नाम नेहा जायसवाल है। प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट जौनपुर। हमारा आज का टॉपिक डीएलएड सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर का नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसमें आज के टॉपिक का नाम है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पर इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत में एक आधारभूत एकता है। यह एकता भारतीय चरित्र और सामान्य व्यक्तित्व की है, जिसका आधार सांस्कृतिक एकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था, भारत में निस्संदेह रूप से गहरे अधोभाग पर आश्रित आधारभूत एकता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, आइए समझ लेते हैं। राष्ट्रीय एकता एक हम की भावना है, अर्थात वह ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति द्वारा राष्ट्र हित ही सर्वोपरि माना गया है। राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्ति अपना स्वयं का व्यक्तिगत और सामूहिक हितों का त्याग करने को तैयार रहता है। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानने की भावना को ही राष्ट्रीयता कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, या ये कहें कि एक एकीकरण की भावना है जो संपस्त अलगाववादी और संकीर्ण प्रवृत्तियों से ऊपर रहती है। यह देशभक्ति और प्रगति के लिए कार्य करती है, अर्थात यह देश के लिए कार्य करती है, देश के विकास के लिए कार्य करती है और व्यक्तिगत हितों को हमेशा त्याग करने के लिए तैयार रहती है जब जब राष्ट्र का भला होता है तब। वस्तुतः राष्ट्रीय एकता सभी नागरिकों के हृदय में एकीकरण, सुदृढ़ता, देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास है। यह सामंजस्य, एकता, भ्रातृत्व और सामूहिकता की भावना है। यह समझदारी, सहिष्णुता और सहयोगी जीवन व्यतीत करने का एक दृष्टिकोण है। अर्थात जब उस देश के सभी नागरिक ये सोचे कि हमारा जो व्यक्तिगत हित है, या फिर हमारी जो निश्चित एक जाति है, संप्रदाय है, जो क्षेत्र है, या जो पर्टिकुलर भाषा बोली जा रही है, उन सबका त्याग करके या उन सबको भी लेकर के एक तरीके से किसी देश के बारे में हम सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें, तो वो राष्ट्रीयता की भावना है। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करते हुए कहा गया, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन और संनिग्धता की भावना, सामान्य नागरिकता की भावना और देश के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। तो जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो बात आती है कि राष्ट्रीय एकता में बाधाएं कौन कौन सी आती है, यानी कि क्या तत्व ऐसे हैं जो राष्ट्रीय एकता के कार्य में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बाधा आती है वो है जातिवाद। अर्थात जब देश के सभी लोग अपनी जाति को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी जाति को जब वो निम्नतम स्तर का मानते हैं, यानी कि जो है हमारी ही जाति श्रेष्ठ है और बाकी की दूसरी जातियां जो हैं वो निकृष्ट है, तो इससे एक जातिवाद की भावना का विकास होता है लोगों के मन में, जो राष्ट्रीयता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी.एस. घुरे जी ने जातिवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। जातिवाद और राष्ट्रीय एकता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। राष्ट्रीय एकता का विकास उसी समय हो सकता है जब राष्ट्र के समस्त निवासी अपने को एक दूसरे के समान समझें, ऊंच नीच की भावना न हो उनमें। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिकता की भावना जो है वो भी बहुत बड़ी बाधा है। हमारा जो देश है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे संप्रदायों में विभक्त है और इनमें भी आपस में जो है बहुत सारे कलह होते रहते हैं। जैसे मुस्लिम्स में शिया, सुन्नी, हिंदू में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदायों की वजह से बहुत सारी ऐसी जो है समस्याएं आ जाती हैं जो कि देश के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक है। तीसरा नंबर आता है प्रांतीयता। तो राष्ट्र की एकता में प्रांतीयता भी एक बहुत बड़ी बाधा है। व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से प्रेम होता है, पर इस प्रेम का रूप जो है इतना प्रबल नहीं होना चाहिए कि वो अपने प्रांत को ही सर्वश्रेष्ठ माने और अन्य प्रांतों को घृणा की दृष्टि से देखता रहे।
ठीक है, हमें मानना चाहिए कि हमारा राज्य अच्छा है, हमें अपनी राज्य की चीज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही राज्य में अच्छा काम होता है या हमारा ही राज्य जो है वो तरक्की करना चाहिए, दूसरे राज्यों को तरक्की का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। आए दिन देखा जाता है जैसे कि महाराष्ट्र में जो है वो यूपी बिहार वालों को बाहर किया जा रहा है, या बाकी जो है अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएँ तो साउथ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भी काफ़ी विवाद होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो देश के लिए काफ़ी बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त है राजनीतिक दल, इसको कहा जाए हम राजनीतिक दलदल। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हो गए, अलग अलग छोटे छोटे दल जो है उन्होंने अपने आप को बांट लिया, जो कि राष्ट्र के विकास के लिए बाधक है। वो वोटों की राजनीति करते हैं और धर्म, जाति और संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त है भाषा संबंधी विरोध। तो भाषा संबंधी विरोध में हम सभी जानते हैं कि पूरा देश जो है वो भाषा के आधार पर बटा हुआ है। हमारा देश कोई भी एक पर्टिकुलर भाषा नहीं बन पाती। साउथ में जाओ तो वो हिंदी को मान्यता नहीं देते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब जगह पर ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को जोर दिया जा रहा है, और भाषा के नाम पे बहुत सारी ऐसी घृणित घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी देश में, और ये देश को जो है वो निर्बल बनाती है, देश प्रेम की भावना को जो है कहीं ना कहीं ये पीछे खींचने का काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है वो राजनीतिक एवं आर्थिक कारण भी है, जैसे कि नदी के जल के उपयोग से संबंधित जो विवाद है वो अंतर्राज्यीय से सीमा विवाद है, और आर्थिक कारणों में गरीब अमीर का विवाद जो है वो उद्योगपति और श्रमिकों के बीच जो आर्थिक विषमताएं हैं, और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, जिसके कारण जो है काला बाजारी, तस्करी, मिलावटें, तो ये सब चीज़ें जो है वो जिसकी वजह से सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और चरित्र के साथ ही सार्वजनिक जीवन जो है वो अव्यवस्थित हो गया है। अब हम बात करते हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे इस तरह की जो है बाधाएं दूर हो। तो और भावात्मक एकता समिति बनी 1961 में बनी, और जिसने अपनी रिपोर्ट दी 1962 में, जिसके अध्यक्ष जो है वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इनकी अध्यक्षता में जो भावात्मक एकता समिति बनी, इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, जिसमें से प्रमुख है कि शिक्षा द्वारा बालकों में उचित दृष्टिकोण, उचित अभिवृत्ति और संवेगों का विकास किया जाए, ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं को समझ सकें। अर्थात बच्चों में शुरू से ही वो एटीट्यूड डेवलप किया जाए कि वो देश से प्रेम कर सके, देश की विरासत के महत्व को समझ सकें। दूसरा है विद्यालयों में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पता चले, उन्हें पता चले कि किस तरीके से हमारे जो है वो लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने जो है वीर गति को प्राप्त करके, शहादत करके देश को जो है स्वतंत्रता दिलाई, कितनी मुश्किलों से हमें ये आज़ादी मिली, जिससे उसकी वो वैल्यू कर सकें। तीसरा है विद्यालयों और कॉलेजों में प्रतिदिन असेंबली की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें राष्ट्रीय उपलब्धियों, राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय एकता की चर्चा पर चर्चा हो, और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छे सुझाव दिए थे भावात्मक एकता समिति ने, जिस पे अमल में अगर लाया जाए तो राष्ट्रीय एकता में जितने भी बाधक तत्व हैं उनको दूर किया जा सकता है। भावात्मक एकता के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे शिक्षक को अपने विषय के अतिरिक्त देश की सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित होना चाहिए, और जब एक शिक्षक ही परिचित नहीं होगा अपने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों से, तो वो बच्चों को क्या परिचित करवाएगा या बच्चों को क्या उसके बारे में बता पाएगा। दूसरा है कक्षा में पढ़ाते समय कभी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे शिक्षक के द्वारा जातीयता या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। शिक्षक का छात्रों से समानता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए, अर्थात शिक्षक को बच्चा चाहे जिस भी धर्म का हो, जिस भी समुदाय का हो, उसके साथ वो समान व्यवहार करना चाहिए। और यदा कदा कभी कभी भावात्मक एकता को सुदृढ़ करने वाली बातों की विशेष रूप से परिचर्चा करनी चाहिए, और छात्रों को जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों से परिचित कराना चाहिए और उन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा देनी चाहिए।
विद्यालयों में यदा कदा भावात्मक एकता पर विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान भी कराया जाना चाहिए। और देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए साल में कम से कम 2 बार छात्रों को शपथ ग्रहण करवानी चाहिए या बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि हम सभी अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत जागरूक रहते हैं, परंतु अपने कर्तव्यों को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं रहते हैं। तो एज अ टीचर आप लोगों को बच्चों को जो है हमेशा कर्तव्यों और अधिकारों के बीच में सामंजस्य बैठाने की बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि जो हमारे कर्तव्य भी करने इम्पोर्टेंट हैं, और अधिकारों के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, सभी रेडी होते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के संबंध में निम्नलिखित 4 बातें बताई हैं। पहला है राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत हित का त्याग करना, अर्थात जब भी हमें लगे कि हमारा जो है देश में देश के लिए कोई बात हो सकती है जो देश के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो हमारा अगर व्यक्तिगत खुद की भी हमें खुशी दांव पे लगानी पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा है देश की निर्बलताओं को स्वीकार करने की तत्परता, अर्थात हम अपनी देश की निर्बलताओं को स्वीकार कर सकें, हम जान सकें कि हाँ हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इस समय हमारे भारत में जो है वो आबादी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस वजह से सभी को जो है वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को हम यही शिक्षा दें कि नहीं जी तुम बॉर्डर पर ही जाओ, तुम जो है लड़ाइयाँ ही लड़ो, तभी वो देश प्रेम है, तभी वो राष्ट्रभक्ति कहलाएगी। नहीं, जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में लगा है उसमें यदि वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर सकता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो है वो निरंतर जो मरीजों की सेवा कर रहा है, अपना काम कर रहा है। शिक्षक है, वो बिना नागा किए हुए पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना काम कर रहा है। तो एक किसान है, वो जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, पर अगर वो व्यक्ति एक पूंजीपति भी है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, अपने जो है अधीन जो है हम लोगों को सही से रोज़गार के अवसर दे रहा है, पर्याप्त सैलरी दे रहा है, तो वो निसंदेह रूप से वो एक अच्छा नागरिक है और वो देशभक्त है। तो जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार देश की सर्वोत्तम सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त देश की सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन करना। उपयुक्त बातों को जो हम ध्यान में रखे कर शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करेंगे, तभी राष्ट्रीय एकता जो है वो सभी शिक्षा राष्ट्रीय एकता के कार्य में सहयोग दे सकेगी। तो हम सभी को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे कि बच्चे जो है जिससे जो है हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो। धन्यवाद।